अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके अलावा जो है स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है वो हर आम और ख़ास को होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आए और यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इट्स अ गोल्ड माइन। जी हाँ, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करके जो है यहाँ से मैक्सिमम जो है बेनिफिट अवेल किया जाए। और तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशंस का पार्ट बन सकें और साथ ही साथ जो है आप चीज़ों से अपडेटेड भी रहें। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। फरहान महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट हैं शर्मन सिक्योरिटीज़ में। और आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त मार्केट में जो इस वक्त इतनी पैनिक कंडीशन हुई हुई है, तो ये क्या वजह है, क्यों है? क्योंकि बीच में एकदम से जो है थोड़ी सी तेजी आ जाती है, देन एकदम से फिर मंदी वाला समा होता है। क्या है कि इतनी शदीद सेलिंग आई हुई है, लोग कंफ्यूज हैं, लोगों को नहीं पता। आज से पहले इतना लोग एग्जिट की तरफ नहीं गए, लेकिन अब लोग जो है ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस वक्त मार्केट से एग्जिट हो जाए। तो ये इतना ज्यादा थोड़ा सा रोलर कोस्टर क्यों बनी हुई है मार्केट जब से ये नया साल शुरू हुआ है? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। पहले तो सबसे बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप तो कह रही हैं कि सेलिंग है, ठीक है, वो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। अगर हम वैसे देखें तो हाई मार्केट हाई से अगर हम देखें तो अभी तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार के पॉइंट्स जो है वो कमी हुई है। हम्म। लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो एक इस ईयर से अब तक अगर हम ईयर बिगिनिंग देखें तो 4-5% का डिक्लाइन है, विच वी कंसीडर एज अ रेंज बाउंड टाइप ऑफ सिचुएशन के। 4-5% का मतलब ये है कि उसके अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी गई है। तो अब इस साल के बिगिनिंग में आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पैनिक तो मैं नहीं कहूंगा, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हुई है, या थोड़ा सा आप कह सकते हैं इसको आसान लफ्जों में कि प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट में देखी गई है, स्पेशली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन साइड, जिसमें मेनली म्यूचुअल फंड। तो वो एक चीज नजर आई है। अब उसमें जो मेन चीज थी वो एक तो ये था कि हमने देखा कि जो अभी की हम बात देखें कि रिजल्ट सीजन है, नंबर वन, वो बेसिकली हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं, कंसीडरिंग जो अभी ये रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी में तो फर्क इतना नहीं आया था ड्यू टू इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, बट उनकी प्राइसेस काफी जो है वो बढ़ गई थी। तो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और वो हमने दिख रहा है कि पोर्टफोलियो रिशफल हो है, जिसमें हमें कई सेक्टर्स में सेलिंग नजर आ रही है, कहीं में बाइंग नजर आ रही है। तो एक तो ये वाली चीज है। दूसरा मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आईएमएफ से रिलेटेड चीजें चल रही हैं उसमें काफी पाकिस्तान ने तो काफी अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है एक्सटर्नल साइड पे। बट फिजिकल साइड पे थोड़ा सा अभी भी सिचुएशन जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि जो टैक्स के नंबर्स हैं वो कम आए हैं। तो इन्वेस्टर्स का ही शायद ये एक सोच रहे हैं कि शायद आगे जाते जो दिनों है उसमें कोई मजीद टैक्सेस, कोई किसी सेक्टर से रिलेटेड, किसी सेक्टर स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाए। क्योंकि आईएमएफ जो है वो जो दिसंबर का रिव्यू है वो तकरीबन फेब एंड या अर्ली मार्च की बात आ रही है। तो एक इन्वेस्टर्स के माइंड में वो भी था कि प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। ये तो आपकी समझ लें कि दो वजूहत है मेन जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हमने देखा कि रेंज बाउंड की है और प्रॉफिट टेकिंग है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है इसमें भी काफ़ी सेलिंग है। तो
क्या है कि इसमें आगे कोई फ्यूचर, जिस तरह से सेलिंग है तो थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कहीं इसमें आगे फ्यूचर तो नहीं खत्म हो जाएगा, पुराने रेट्स नहीं आ जाएंगे? तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर अभी हम देखें तो काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2 महीनों के अंदर। मेरे ख्याल में वन ऑफ द हाईएस्ट अंडर परफॉर्मेंस रहे मार्केट के। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, जब मार्केट में एक सर्ज आया था, तो हम्म। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और उसमें जो मेन वजह थी, तो ये वजह थी कि जो जो सर्कुलर डेट है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था इस सेक्टर के हवाले से 9-10 साल पहले, उसमें कुछ बेहतरी की तवक्को थी। और उसकी वजह से ये था कि जो हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, उनकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होगी और वो अच्छे पे आउट देंगे। लेकिन ये है कि अभी अगर हम देखें तो रिजल्ट्स अभी एनर्जी सेक्टर्स के आने हैं। इसमें मेजर कंपनीज है, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल। अब मेरे ख्याल में ये है कि लोग उनकी बुक्स दोबारा से रीचेक होगा कि किस किस लेवल पे इंडेक्स, उनका किस लेवल पे सर्कुलर डेक लेवल है अभी इनकी बुक्स में। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि वो काफ़ी बेहतर सिचुएशन होगी इनकी सर्कुलर डेट के हवाले से। और ये हो सकता है कि आगे जाते हुए दिनों में हमें उनकी डिविडेंड्स पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा सर्ज हमने देखा था जब मार्केट, यानी बैक इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, वो मेरे ख्याल में अभी इसकी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। हमने देखा वो सेटल डाउन हो रहा है सेक्टर। लेकिन जैसे अब ये रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद हम समझते हैं कि शायद उनमें एक रिकवरी भी। और सर, ये जो फंड की ट्रांसफर का जो ये सिलसिला है कि एक फंड से निकल के दूसरे फंड में जो है ये जा रहे हैं जैसे लकी और मिजान का, तो ये क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, रीबैलेंसिंग होती है हमेशा। एमएससीआई के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो रीबैलेंसिंग जी। होती है। उसमें जो है कुछ स्किप्स होती हैं, उनके बेस कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको देखते हुए हमेशा इंडेक्स में कुछ कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं और एक्सक्लूड की जाती हैं। तो एक ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस एक्वायर कर रहे होते हैं और नए फ्लोज भी आ रहे होते हैं। तो ये एक 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 एक्टिविटी है जो कि आपको हर 6 महीने, साल बाद ये एक दिखती होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई इतनी मेजर है, क्योंकि ओवरऑल पर्टिकुलर कुछ टिप्स में हो सकता है कि कुछ प्रेशर आए, लेकिन ओवरऑल नेट अगर आप बेसिस पे देखें तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। चाहे सेलिंग और बाइंग के हवाले से नेट करके देखा जाए तो कोई ऐसा इम्पैक्ट होता नहीं। तो ये आप कह रही हैं कि हाँ शायद ये भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा इसका इम्पैक्ट। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है जैसे आती है, इंटरेस्ट रेट बदलती रीच हम देख रहे हैं कि वो डिडक्शन की तरफ जा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर का आगे जाके क्या स्कोप है? थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बताइए कि क्योंकि ये तो कम ही होता चला जाएगा, क्योंकि ये भी है गवर्नमेंट की भी पॉलिसी के सिंगल डिजिट तक लाना है, एंड होपफुली शायद वो इस पे सक्सेसफुल भी हो। तो आगे इन लॉन्ग टर्म बैंकिंग सेक्टर का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, बैंक्स को अगर हम देखें तो देखा जाए तो आप लोगों का कंसर्न होता है जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो उनके स्प्रेड कम होते हैं, बैंकिंग स्प्रेड कम होते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग पे इम्पैक्ट आता है। वो तो बिल्कुल श्योर है। लेकिन उसके अलावा जो इस दफा हमने देखा, जो इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट नीचे आए, उसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स के बहुत बड़े अनरियलाइज्ड गेन हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट हाई रेट पे की हुई थी। तो जब वो रियलाइज होंगे तो एक उसका एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी बॉटम लाइन पे दिखेगा। तो मुझे एज सच में नहीं लगता कि कोई प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा कोई डिक्लाइन आए 2025 में। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखें, जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं और क्रेडिट रेटिंग की मुल्क की बेहतर होती है, तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो
ड्यू टू दिस रीजन हमें लगता है कि बैंक्स की बुक वैल्यू वाइज भी बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, कंपेयर टू जो वो अपनी हिस्टोरिकल एवरेजेस पे ट्रेड कर रहे हो तो उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कुछ बिग बैंक्स तो बड़े हैं, लेकिन हमें लगता है उनको कंपेयर करते हुए कुछ मिड साइज बैंक्स हैं जिनमें एक अच्छी पोटेंशियल नजर आ रही है कि उनके अंदर उनकी प्राइस गेन हो। दो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, बट क्योंकि वो बहुत डिस्काउंट पे चल रहे हैं कुछ मिड साइज बैंक, तो हमें समझता है कि वहां पे उधर कोई एक स्तर जा सकता है उनकी। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गोरे की बाइंग है बाजार में वो कब आएगी? जैसे कहते थे कि भी गोरे की बाइंग आनी है। और मुझे सर सरल पाकिस्तान के बारे में टारगेट प्राइस तो बता दें। शुक्रिया। ठीक है, फॉरेन बाइंग का जो है ऑन एंड ऑफ अगर हम देखें अभी भी पीक में आप सही कह रहे हैं कि आउटफ्लो है, मंथ में आउटफ्लो है। ये काफी डिले, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब एंशियसली वेट कर रहे हैं कि फॉरेनर्स की क्या जो है वो आती है। मेरे ख्याल में सस्टेन लेवल पे अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अब सस्टेन्ड है, और उनकी अ, अब यूँ समझ लें कि रिकवरी नजर आ रही है, चाहे जिस किस्म की भी इन्वेस्टमेंट, चाहे एक्सचेंज रेट के हवाले से बात हो, इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो एक्सचेंज रेट के फोकस कर रहा होता है, और काफी अरसे से जो एक्सचेंज रेट है वो काफी स्टेबल है। और एक्सटर्नल भी अगर आप साइड पे देखें तो फिलहाल नियर टर्म में कोई एज सच कोई हमें प्रेशर नजर नहीं आता, और अभी जो करंट अकाउंट है वो काफी सरप्लस पे है। तो सिचुएशन तो एक्सटर्नल साइड पे, एक्सचेंज साइड पे बहुत सी जो की फॉरेनर्स देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अभी जो चीजें लोग फोकस कर रहे हैं वो अ, आगे जाते दिनों में, जैसे ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज है और उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या फोकस है, वो बहुत कीनली वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक साइड पे तो हमारी भी बात होती है, तो यही है कि दे आर प्रीटी मच ओके विद के तो पॉजिटिव चल रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनको देखते हुए। जो हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन जो पॉलिटिकल है वो एक एक मेरे ख्याल में कंसर्न है। सर मतलब जी ये है जी। कि अभी मतलब लेट होगा, मतलब अभी जो फॉरेनर बाइंग है वो अभी नहीं आएगी। देखिए, ये इस तरह मतलब हम नॉर्मली अगर हम देखें जो हमने पहले देखी थी 7-8 साल पहले, जिस तरह से बाइंग होती थी वो लेवल्स तो नहीं होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअल पोर्टफोलियो बिल्टअप करेंगे फॉरेनर्स। वो एक आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम जब ये रिव्यू हो जाएगा, ये क्रिटिकल रिव्यू होगा जो दिसंबर वाला है जो आईएमएफ का, क्योंकि ये एक बड़े जो हमारे इस प्लान का समझ ले कि मेन जो पहला मेन रिव्यू है वो ये होगा। तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि फॉरेनर्स जो है वो पाकिस्तान मार्केट में एग्रेसिवली एंटर हो। लेकिन ये हो सकता है कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली उस नंबर्स तक हम पहुंचे, लेकिन जो पीक लेवल्स हमने पहले देखे थे उतना तो मुझे नहीं लगता, लेकिन शायद थोड़ा बहुत बाइंग्स आनी शुरू हो जाएगी तकरीबन मार्च ऑनवर्ड। तो इसमें फिर पीआईए को फायदा हो सकता है सर? नहीं, पीआईए का तो नहीं मुझे पता कि पीआईए को फायदा है, लेकिन इन्वेस्टर्स जो मेजर होते हैं वो क्योंकि ट्रैक कर रहे होते हैं मेजर इंडाइसिस के अंदर कि जो कंपनी जो स्टॉक्स ऑलरेडी लीडिंग जो इंडिकेटर्स देखते हैं, जिसमें एमएससीआई है, वो हमारी कुछ उन्होंने एक सैंपल कंपनीज बनाई हुई है, तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो उन बड़ी कंपनीज पे जाते हैं जो इंडेक्स को ड्राइव कर सकें, तो जिनमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो, एग्जिट एंट्री हो सके और ट्रांसपेरेंट कंपनी हो। तो हम समझते हैं सर वही आप इंडेक्स कंपनीज में आएगा, बिल्कुल, जिसमें आपके मेन बैंकिंग तो स्टॉक्स सर हैं। आप सरल
सल पे एज अ स्पेसिफिक कहना तो ये है कि, लेकिन ये है कि अब मैं अगर आपको ओवरऑल वैसे बता दूं तो फार्मा फार्मा सेक्टर में हम ये जो देख रहे हैं कि आगे ग्रोथ है इसमें 15-20% रेवेन्यू प्लस ग्रोथ आ सकती है इनकी रेवेन्यू ग्रोथ। और इनके जो मार्जिन्स हैं वो भी मुझे लगता है कि एक्सपेंशन इसमें नजर आएंगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो काफ़ी स्टेबल है, नीचे आई हैं काफ़ी। और अगर ऑयल प्राइसेस मजीद इंटरनेशनली नीचे अगर आती हैं, अभी तो थोड़ा सा ऊपर चली गई, लेकिन अगर वहाँ पे उनमें कोई फॉल आता है तो ये हो सकता है कि हमें आगे जाते हुए फार्मा सेक्टर के मार्जिन बहुत अच्छे हो जाएं। बाकी जो उनका एक इशू ये आता था कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत मेजर होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आई है, लोकल प्राइसेस भी स्टेबल है, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी अब बेहतरी हो रही है। प्लस इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे है, तो ये एग्रेसिवली एक्सपेंशन इनका, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का इशू होते हैं, तो वो भी काफ़ी जो है इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिरने की वजह से उनको फायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है 2025 में, और फिर डेफिनेटली सर्व भी करेगा। सही, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत शुक्रिया। जी, माजिद इफ्तिखार साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा वालेकुम सलाम। मेरा मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जिस तरह गवर्नमेंट जो है ये इंसेंटिवाइज कर रही है प्रॉपर्टी सेक्टर को, तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह उस पर टैक्स वगैरह क्या कुछ पे कुछ कमी अगर हो जाती है, तो मेजर चंक जो यहाँ पर जो स्टॉक्स में जो आया हुआ है जो प्रॉपर्टी सेक्टर से जो, क्योंकि वो डल था तो यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट थी पैसे की, तो क्या समझते हैं कि अगर वो सेक्टर अगर इंसेंटिवाइज होगा और चूंकि डिविडेंड यील्ड्स भी कम हो गई हैं काफी क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो यहाँ से ये पैसा बैकफ्लो कर जाएगा प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ जो कि एक नेगेटिव होगा स्टॉक्स के लिए? इस पे काइंडली रिव्यू दे दीजिएगा सर अपना। देखें, अगर हम वैसे देखें तो नॉर्मली होता तो यही है कि जब एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरा नहीं, तो फंड शिफ्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। आप जो कह रहे हैं कि रियल स्टेट का है, वो बिल्कुल एक फैक्टर हो सकता है आगे, कि अगर जो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ओवरऑल इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो फिर रिस्क लेने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो इतना नीचे आ गया है, तो आई कैन प्लेस माई मनी, कहीं भी मैं लगा सकता हूँ। उसके पास चॉइसेस बहुत खुल जाती हैं। तो जब चॉइसेस खुलती हैं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतर, सबसे पहला एवेन्यू नज़र आता है उस प्रॉपर्टी का। तो आप जो कह रहे हैं कि वो एवेन्यू है, बिल्कुल वो खुल सकता है, लेकिन अभी वहाँ पे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन उनकी कुछ जो सेक्टर है उसके अंदर कुछ रिकवरीज हैं जो पिछले सालों में हमने देखा। जो पुराने प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है, जो नया जो भी होता है, वो बेसिकली अभी का तो पैसा जनरेट करता है, तो उसके पुरानी रिकवरीज होती हैं। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो फुली रिकवर नहीं होता, तो वो नए प्रोजेक्ट पे नहीं जा रहा होता। तो जो नया इन्वेस्टर है वो शायद उसकी तरफ चला जाए, लेकिन ऑलरेडी जो ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो रियल स्टेट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे और उनकी रिकवरीज नहीं हुई, तो उनके लिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टाइम, तो हम ये सब समझते हैं कि ओवरऑल देखें तो रिकवरी आएगी, बट बहुत ही स्लो आएगी। दूसरा एक जो वहाँ पे कंसर्न है अभी, वो ये है कि बहुत सारी चीजें अभी हम आईएमएफ के टूटने के अंदर है, जिसमें हमें 3 साल जो है वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी ग्रेजुअली हर साल। इस बजट से पहले भी बहुत सारी कंसल्टेशन होगी कि हमारे प्रॉपर्टी कितना टैक्स आया, कितना कम आया, आपकी एस्टीम हमारी एस्टीमेट क्या थी, उससे कम आया, तो वो फिर उसके मुताबिक इन लाइन टू। तो अगले 3 साल मुझे ऐसा लगता है जब तक हम आईएमएफ के अंदर हैं, हम इस सेक्टर में कोई रिलैक्सेशन देखना या कोई एमनेस्टी या कोई किसी किस्म की टैक्स की छूट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुश्किल हो फिलहाल। क्योंकि वो इतना रेगुलेटरी जगह भी नहीं है, इन्वेस्टर्स जो है वहाँ पे थोड़ा कॉशियस ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आउटफ्लो जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो रेट्स हैं जो रजिस्टर्ड, उनमें कुछ पैसा उस तरफ आ सकता है, वो कुछ ऑफिशियल फ्लो से आ सकता है, प्रोबेबली शायद कुछ बैंक डाल सकते हैं अगर उधर।
हुआ है। लेकिन मुझे जो अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट के हम ओवरऑल आउटलुक देखें तो लगता ये है कि इक्विटी मार्केट में ही फिलहाल फ्लोज जो है वो रहेंगे। सही। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपका। और सर थोड़ा सा कुछ सेक्टर्स के हवाले से बताइए कि जो है किन सेक्टर्स पे जो है इन्वेस्टर्स को इस वक्त काम करना चाहिए, किन सेक्टर्स को आप आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। जैसे सीमेंट सेक्टर है वो भी आजकल भी चल रहा है और इन फ्यूचर भी, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम अब गर्मियों की तरफ आ रहा है तो सीमेंट सेक्टर एक अच्छा रहेगा। उसके अलावा किन सेक्टर्स में आप पोटेंशियल देख रहे हैं? जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, तो थोड़ा सा सेक्टर्स वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इसको हम यूं कर लेते हैं, वैसे तो सभी बता सकते हैं, सारी सेक्टर्स में गुंजाइश है। लेकिन हम्म। अगर हम इसको यूं देख लेते हैं कि एक शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि 6 to 8 मंथ अगर हम देख लें, तो बिल्कुल नियर टर्म जिसको हम कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स को भी देखते हुए नियर टर्म में मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले महीने में, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ भी है, उनकी मार्जिन्स भी अच्छे हैं। तो वहाँ पे उस सेक्टर पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स उसको देखेंगे। उसके अलावा जो ऑटो सेक्टर है, उसमें कुछ स्टॉक जो है वो बहुत अच्छी वैल्यू रखते हैं, उनके सेल्स जो फिगर्स हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। तो ऑटो सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि गुंजाइश है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म से मुराद ये कि हम इन्वेस्टर्स जो होंगे वो स्टार्ट करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली पोर्टफोलियो बिल्डअप करना इस सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस, क्योंकि 1 ईयर डाउन द रोड जो है इनमें अच्छी जो है वो कैश रिकवरी आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके पे आउट बेहतर हो जाएंगे। तो इस टाइम पे जो है अगर हम देखें तो मल्टीपल्स पे भी अच्छे हैं, 5 के मल्टीपल्स पे अर्निंग के। और कैश पे अभी यील्ड तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बट नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में एक अच्छी कैश रिकवरी आ सकती है, जो इनके कैश सर्कुलर डेट के हवाले से जो इनकी हो रही है। क्योंकि इनकी अंडरलाइंग अर्निंग बहुत अच्छी है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, तो कैश एक्यूमुलेशन आगे जाके बढ़ना शुरू होगा और इवेंचुअली वो पे आउट की तरफ आएंगे। तो अभी इन्वेस्टर्स इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली पोर्टफोलियो बुक कर सकते हैं इसके अंदर, ऑयल एंड गैस। इसमें स्पेशली मेरे ख्याल में ईएनपीज भी हैं और गैस मार्केटिंग भी है, और साथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी हैं। तो ये तीनों सेक्टर एनर्जी के अंदर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो मेन आपको जो कहा कि शॉर्ट टर्म्स में ऑटो, फार्मा या गुड, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली सीमेंट एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर ये बहुत अच्छे सेक्टर है। और सही। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में जो है जो बल्कि शॉर्ट टर्म में जो है आपके मिड साइज बैंक्स बहुत अच्छे हैं, जिससे हम समझते हैं कि कुछ अगले दिनों, कुछ अगले महीने ये कुछ परफॉर्मेंस। सही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग कर लें, क्योंकि टाइम अब हमारे पास बिल्कुल अस्सलाम ऑलमोस्ट। वालेकुम। जी वसीम, वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि फार्मा सेक्टर में एबट का आप क्या देख रहे हैं, यानी ये टारगेट प्राइस कितनी होगी उसकी? टारगेट प्राइस का तो बताना वैसे है कि एग्जैक्टली नहीं है बता सकते, लेकिन ये वाली क्यों? है कि क्योंकि यही सर है जी कि ये ना इतनी करेक्शन ले रहे हैं और ना ही ये जो है ना इतना, यानी कि आप साइड जा रहे हैं ना, तो इस हवाले से आप बता दें कुछ। मेरे ख्याल में तो अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम पिछले 2-3 महीने देखें तो जहाँ दूसरी फार्मा कंपनीज ने भी परफॉर्म किया, एबट ने भी परफॉर्म किया है। लेकिन क्योंकि इन कंपनीज के अंदर फ्लोट बहुत लिमिटेड होता है, तो इसलिए जो है कहीं जब हम प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं किसी स्टेट के अंदर, स्पेशली एबट जैसे स्टॉक के अंदर, तो वहाँ एक लगता यही है जनरली कि जी ये स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन फ्लोट ना होने की वजह से वो हमें नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर हम वैसे देखें इस कंपनी के बारे में, तो कंपेरेबल करें तो एबिट अभी फिलहाल एवरेज सेक्टर का जो पी है उसके करीब ही है। तो
फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कंपनी जो इन्वेस्टर्स हैं वो शिफ्ट हों दूसरी कंपनीज पे जहाँ पे ग्रोथ जो है वो नजर आ रही है उन स्टॉक्स में। पी वाइज एवरेज सेक्टर के करीब ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल यहाँ पर जो है फॉर टाइम बीइंग ये वो मतलब यहीं रुके। अच्छा सर, इसके अलावा जो स्टील सेक्टर है, इसमें आगा स्टील और आयशा स्टील ये उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह दूसरे स्टॉक दे रहे हैं, तो ये कब तक सब चल जाएंगे? आपने आयशा का नाम लिया, आयशा स्टील का। इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो ये था कि वो फ्लैट स्टील सप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें जो फ्लैट स्टील से रिलेटेड जो सबसे बड़ी पिछले 2 साल पहले डेवलपमेंट ये हुई थी जो कि नेगेटिव थी सेक्टर के, वो ये थी कि पाटा पाटा जो हमारा रीजन है वहां से इंपोर्ट्स जो है वो ड्यूटी फ्री आ सकती है वहां से। तो जो भी पाकिस्तान में स्टील सप्लाई जिसको करता है वो फ्लैट स्टील, वो क्या करता है आसानी से उस रीजन में जाके वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी लोकल इंडस्ट्री को बहुत हिट पड़ी, क्योंकि हमारी जो लोकल स्टील इंडस्ट्री है फ्लैट स्टील वो ड्यूटी बेनिफिट पे बहुत रिलाई कर रही होती है। इंपोर्ट पे हमारी ड्यूटी लगती है जहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है, और बाहर क्या होता है वो डंप करते हैं प्राइसेस। चाइना में जो क्या होता है कि प्राइसेस की जो है वो प्राइस की उनको सस्ती पड़ती है कि वो डंप करते हैं प्राइस। तो बहुत सस्ता हमें स्टील वहां से मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनके वॉल्यूम्स हिट हो गए। तो जब तक इस सेक्टर पे कोई डेवलपमेंट नहीं आती, कह तो रहे हैं कि शायद इस बजट में क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रहे और स्टील सेक्टर तो बिल्कुल ही टैक्स नहीं दे रहा, तो शायद इस सेक्टर के ऊपर जो है ये जो ड्यूटी एग्जाम यहाँ पे जो छूट कर दी थी फाटा पाटा के रीजन पे, यहाँ दोबारा ड्यूटी लग जाए तो वहां से शायद इंपोर्ट आनी बंद हो जाए। तो फिर हमारे जो फ्लैट स्टील प्रोड्यूसर्स है उनको उनके लिए बेहतर हो जाएगा, उनकी वॉल्यूम माल बिकना शुरू हो जाएगा ज्यादा। तो अभी तक वो माल बिक नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपको शेयर प्राइस भी वही दिख रही है और फिर अर्निंग भी कोई आ नहीं रही है। बाकी जो आगा स्टील के हवाले से बात किया उसमें अगेन वही वाली चीज है कि डिमांड साइड पे क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो डाउन है। आ, आ, इसकी वजह से जो है वो ओवरऑल जो है हमारा सेक्टर स्टील का परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो उसमें आगा स्टील भी है। तो जब तक थोड़ी कंस्ट्रक्शन साइड पे बूम नहीं आएगा तो हम नहीं देखते कि कोई फिलहाल इन सेक्टर्स में जो है कोई कोई चार्म है अभी। देखिए, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। अच्छा सर, अब जरा ये बताएं कि मार्केट को जो है अच्छा क्या। सर। सर थोड़ा सा जी जी। टाइम की कमी है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। सर थोड़ा सा ये बताइए कि अब किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं, और क्या लग रहा है कि इस वीक या कमिंग वीक्स में मार्केट किस तरीके से रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, और इसके साथ ही साथ आप ये बताएं कि किन स्टॉक्स में आप पोटेंशियल देख रहे हैं और उन स्टॉक्स में जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको काम करना चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, डाउन द रोड हमने स्ट्रेटेजी अपनी रिपोर्ट निकाली थी, और हम ये देखते हैं कि 145 तक का हमारा इंडेक्स टारगेट है साल के एंड तक का। काफी पॉजिटिव चीजें हैं इकोनॉमी में जो अब तक हुई हैं। हमारा करंट एक्सटर्नल साइड पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक पाकिस्तान ने दी, इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली रिड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स का बहाल हुआ है। तो चीजें तो काफी पॉजिटिव है। फिस्कल साइड पे कुछ इश्यूज हैं जिसपे टैक्स एक बहुत बड़ा इशू है। वो टैक्स का भी इशू इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी स्लो, मतलब अभी जो इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन नीचे आई उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से हमें वो नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो अब देखते हैं, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि इससे टैक्स से रिलेटेड क्या चीजें सामने आए। बट इसके अलावा भी गुंजाइश बहुत है हमारे, चाहे वो ऑयल सेक्टर पे हो, शायद गवर्नमेंट वहां से भी कुछ मजीद पेट्रोलियम लेवी या उसमें एडजस्टमेंट हो तो कलेक्ट हो सकता है। तो हमारा ये व्यू है कि नियर टर्म में जो है वो मार्केट जो है वो रिकवर हो सकती है। मतलब अच्छे चांसेस हैं। दूसरा ये है कि फिलहाल हमें लगता है कि इस रिजल्ट के बाद इन्वेस्टर्स जो है वो दोबारा मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो को रीबिल्ड करेंगे, स्विचिंग करेंगे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, और उसको देखते हुए फिर हम लगता है कि मार्केट में एक लिक्विडिटी आ सकती है। प्लस जो इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो है वो मजीद आगे
हमें लगता है कि 100-150 पॉइंट कमी होगी, और ये बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मजीद पैसा जो है वो दोबारा प्लग इन करेंगे इक्विटी साइड पे। तो लिक्विडिटी भी कंटिन्यूस हमें लगती है कि आती रहेगी, लेकिन अभी इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर देखेंगे मार्केट को, वॉल्यूम्स भी बेहतर हो सकते हैं और पोर्टफोलियो जो है वो एडजस्ट हो जाए, तो उसकी वजह से हमें समझते हैं कि बेहतरी हो जाएगी फ्रॉम मार्च, फरवरी के मिड या फरवरी के एंड और मार्च के करीब कुछ हम शायद बेहतर देखें वॉल्यूम। सही। और सर किन स्टॉक्स में आप पोटेंशियल देख रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉक्स के हवाले से गाइड करना चाहें तो हमारे इन्वेस्टर्स को। देखिए, ओवरऑल हमने भी अपनी जो स्ट्रेटजी जो हमने रखी उसमें हमने कुछ स्टॉक्स में, जिसमें अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखें तो अब ईपीएल लुक क्वाइट अट्रैक्टिव। मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग इस लेवल पे होंगी आगे। इस रिजल्ट पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो लेकिन आगे जाते हुए हम सोचते हैं कि ये इवेंचुअली इम्प्रूवमेंट आएगी डिविडेंड की अंदर पीपीएल की। तो पीपीएल एक अच्छा स्टॉक है। बाकी इसके अलावा पीएस तो हमें लगता है बहुत अच्छा है, यहाँ से अपसाइड इसलिए बनती है अगेन सर्कुलर डेट के हवाले से कि उनके जो बोरिंग्स है वो कम हो रही है काफ़ी सिग्निफिकेंटली, और उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है एलएनजी के ऊपर। तो कि उसने परफॉर्म किया, लेकिन अभी हम समझते हैं कि इसमें एक बहुत अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। तो एनर्जी सेक्टर में हम ये दो स्टॉक्स हैं वो हम देखते हैं। सीमेंट्स में हमारा जो है फोकस है फौजी सीमेंट में। फौजी सीमेंट लुक अट्रैक्टिव ऑन पी मल्टीपल, सही। 4.5-5 के मल्टीपल पे। जी बहुत शुक्रिया फरहान सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाज़त लूँगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।